हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मेरा एग्ज़ाम है 15 तारीख को। क्या 15 तारीख से एग्ज़ाम है, आप मेरा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट मटेरियल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप बता दीजिए। मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो लाया है, इसमें से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। इससे बाहर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। जब भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन उठाया जाता है ना, वो सपोर्ट मटेरियल से उठाया जाता है। कब? फाइनल एग्ज़ाम में। ठीक है। क्यों उठाया जाता है भाई? बच्चे का एग्ज़ाम जब होते हैं ना, उनसे 2-3 महीने पहले आपको सपोर्ट मटेरियल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि बच्चे तैयारी करें और एग्ज़ाम दें। ठीक है, एग्ज़ाम दें, क्योंकि ये एक बनता ही है इस टाइप से क्वेश्चन ना, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फंसाए जाते हैं। सो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्या लाया हूँ, वीडियो लाया हूँ। तो आप लोग जानते हैं ना, ये सामाजिक विज्ञान है, कक्षा 9वीं का है। किसका है? कक्षा 9वीं का, और 2024-25 के लिए। तो एनुअल एग्जाम में इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। मैं केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इनका प्रिपरेशन आपको करना है। इनका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, सर इनका पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, नाथसीवाद व हिटलर का उदय, आधुनिक विश्व में चरवाहे। इस सभी क्वेश्चन यहाँ से हम लोग यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। फिर आता है भूगोल। पहले तो इतिहास से लिया गया, पहला इतिहास आ जाता है, उसके बाद भूगोल आता है ना, ज्योग्राफी आता है, फिर हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है। ज्योग्राफी में क्या है भाई, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 चैप्टर्स हैं। इसमें से 4 चैप्टर हैं, है ना, 6 और 4 यहाँ पे। फिर आपका आता है यहाँ पे, क्या आता है स्टूडेंट्स, लोकतांत्रिक राजनीतिक, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5। इसमें 5 चैप्टर हैं। ठीक है, तो ये देख लिया। और लास्ट में आता है अर्थशास्त्र, जिसमें से आपका यह पालमपुर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पालमपुर संसाधन के रूप में लोग निर्धनता, भारत में खाद्य सुरक्षा, ये सब आया। फिर लास्ट में आपको इस सपोर्ट मटेरियल में 2 प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर ऐसे दिए हैं ना, जो ऐसे बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे ना। इस प्रैक्टिस पेपर का 2 प्रैक्टिस पेपर है ना, दोनों प्रैक्टिस पेपर का आपको कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति में यहाँ पर 3 स्टेट आए थे। कितने थे? 3 स्टेट। ठीक है, 3 स्टेट में आपको पादरी वर्ग दिखेगा, है ना। प्रथम स्टेट में कौन सा वर्ग? पादरी वर्ग। द्वितीय स्टेट में आपको क्लीन वर्ग दिखेंगे, और तृतीय स्टेट में दिखेंगे आपको ये, तृतीय स्टेट में ये है बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर, है ना। और छोटे किसान, भूमिहीन और मजदूर, नौकर, ये सब आपका तृतीय में आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है ना, आपको याद कर लेना है कि पादरी वर्ग इस प्रथम स्टेट में कौन आता है, द्वितीय स्टेट में कौन आता है, तृतीय स्टेट में क्या आता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट देना है, इस पॉइंट को नहीं छोड़ना है, याद रखने की बातें। तो क्या एग्जाम से पहले क्या होगा, पूरा बुक को अच्छा से रीड कर लो ना। क्या दिक्कत है रीड करने में? क्या दिक्कत है? समझ के रीड करना। रीड करने की मतलब ये नहीं कि हम कुछ से कुछ पढ़ रहे हैं, नहीं, समझ के रीड करना है। क्यों? तो यहाँ देखो, प्रथम स्टेट दिखा है, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है? सब बात लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये भी लिखा है कि लगभग 60% जमीन कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों की अधिकार था। ये सब जो कहानी जितने बता रहे हैं वो लिखिए। और तृतीय स्टेट में चर्च द्वारा वसूले जाने वाले कर को क्या कहते थे? टाइथ कहते थे। क्या कहते थे? टाइथ कहते थे। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ जाते हैं, है ना। और टाइल किसको कहते हैं? तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा वसूले जाने वाला टैक्स क्या कहलाता था? टाइल कहलाता था। तो ये सब ना आप पढ़िए, आपको, आपका ये काम आपका है भाई, पढ़िए। ये सबको अच्छा से रीड करेंगे ना, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही से जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में कभी भी ना छूटेगा ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं छूटेगा। इसीलिए हर चैप्टर को ना पूरी तरह अच्छा से रीड कर लें। ओके स्टूडेंट्स, आप सही से चैप्टर को रीड कर लेंगे
यहाँ उतना ही बात लिखा हुआ है जितना आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सब पूरा तो बुक नहीं दे दिया गया है ना, इसमें से सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया है जो आपके एग्जाम के लिए, इसलिए सभी टॉपिक को पढ़ लो। इससे क्या होगा, ज्ञान भी हो जाएगा और आप पढ़ भी लेंगे। सो चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। ये मानचित्र भी आप लोग सही से देख लेंगे। चलिए यहाँ पे आपके जो कि क्वेश्चन दिए हुए हैं, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का राजा कौन था, तो लुईस 16 था। कौन था, लुईस 16। तो ये जब पढ़ेंगे नहीं तो आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तो बता नहीं पाएंगे। तो ये आप अच्छा से पढ़ेंगे और ये आराम से आप ये सॉल्व कर पाएंगे, खुद से सॉल्व कर पाएंगे। तो कीजिए सॉल्व स्टूडेंट्स, कीजिए सॉल्व, ठीक है। ये सब आप खुद से कीजिए सॉल्व। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम। चलिए यहाँ से हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को उठाते हैं। इस साल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से जो मैं आपको दे रहा हूँ उसको लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन ये लिख लिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखे ना, अब नहीं लिखना, यहाँ पे नीचे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये लिखना है और उसके बाद आपको नीचे आना है। नेपोलियन के उदय की व्याख्या करें, इसको लिखना है और 9 नंबर, ठीक है। इतना आपको यहाँ तैयारी करना है। फिर और आगे देखते हैं। आगे नहीं, आगे हमको कुछ नहीं करना है। अनुच्छेद ये सब तो आप खुद से कर सकते हैं और उत्तरमाला भी है, आप लोग अपना अपना उत्तरमाला से मिला लीजिए। जो आंसर आपका बन रहा है वो अपना कीजिए स्टूडेंट्स। चलो ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। सेकंड चैप्टर में लोग पूछते हैं, ये आंसर भी दिया है, क्वेश्चन भी दिया है, तो आप लोग ये आंसर क्वेश्चन को देखेंगे। तो सेकंड चैप्टर में आपका यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। मैं फिर से कह रहा हूँ, पूरा जो कि चैप्टर को सही से रीड करना है। ये सपोर्ट मटेरियल का, आप अपना बुक का नहीं करें चलेगा, लेकिन सपोर्ट मटेरियल का रीड करना है। कैसे, ये जितने भी लिखा हुआ है ना, इसे एक बार सही से समझ के अपना माइंड से रीड करना है, ठीक है। इतना भी छोटे बच्चे नहीं हैं आप लोग की जो कि समझ नहीं पाएंगे पढ़ के, है ना। और आसान शब्दों में यहाँ पर समझाया गया है, आप लोग सही से समझ लीजिए। हम तो केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ठीक लगाने के लिए हम आप लोगों को बुलाएं यहाँ पे इस वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे सही से। चलिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है ना, इससे सही से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लीजिए क्वेश्चन लिखिए फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन ये, सेकंड और थर्ड, बस इतना ही इस चैप्टर में, इतना ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस नहीं, और भी क्वेश्चन कुछ है, इसे लीजिए। अक्टूबर क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध, बस ये 2 क्वेश्चन और लीजिए यहाँ से। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आता हमारा चैप्टर 3, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। इसमें भी देखो, ये जितने भी योग लिखा है ना, या सच में लिखा है, याद रखने योग्य बातें, ये सच में याद रखने योग्य बातें। इससे ज्ञान भी होगा और एग्ज़ाम के लिए काम भी होगा, है कि नहीं। सो ये सब आपको खुद से समझना है, रीड करना है, देख के जाना है। अभी समय है, जो भी समय है आप सही उपयोग कीजिए, है ना स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, देखना ही है, देख लीजिएगा क्या मतलब, देखना ही है। चलिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। वर्साय की संधि के किन 3 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। जर्मनी पर प्रथम विश्व युद्ध के कोई 3 प्रभाव, इसको नहीं लीजिए, इसको नहीं, मैं दे रहा हूँ ना, जो पूछ से जा सकते हैं वो दे रहा हूँ, लीजिए। नात्सी सोच के खास पहलू और नाजी समाज, ये ले लिया। जर्मनी पर नाजीवाद के प्रभाव
अब नेक्स्ट देखिए इम्पोर्टेंट, 5 नंबर में इम्पोर्टेंट बताता हूँ। कोयले के भंडार, तो ये तो आंसर ही है, सॉरी 5 नंबर का क्वेश्चन कहाँ गया, 2 3 बिना क्वेश्चन का प्रश्न के उत्तर। स्टूडेंट्स मुझे 5 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पे इस PDF पे नहीं मिला है। अगर आपके पास बुक है तो देख लीजिएगा, और आपको मैं ना टिक लगा देता हूँ कौन सा करना है। 4 नंबर का कर लीजिएगा क्वेश्चन, और 8 नंबर और 10 नंबर है, ठीक है। इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा आप, अपने क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके पास होगा तो वहाँ से मिला के इन क्वेश्चन को करिएगा। यह जो आंसर दिया है ना, एक हिंट दिया है एक तरीके से, इसको और भी बड़ा करके लिखना है आपको। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो यहाँ पे घुमंतू भुटिया से, घुमंतू चरवाहे से क्वेश्चन बन जाते हैं, ये सब पढ़िएगा। भाबर क्या है, खरीफ क्या है, रबी क्या है, ये सब पढ़िएगा। फिर पढ़ने के बाद ये सब जितना भी है ना रीड कीजिएगा, सही से पढ़ लीजिएगा। फिर आइएगा क्वेश्चन में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता देता हूँ। ये लेना है घुमंतू चरवाहा किसे कहते हैं, इसे याद कर लीजिए। अफ्रीका के मसाई चरवाहा, अफ्रीका के मसाई चरवाहा, राय का पशुपालन, ये याद कर लीजिएगा। और क्वेश्चंस इसमें से जो आपको करना है, घुमंतू समुदाय अंग्रेज द्वारा गांव को कृषि जमीन में क्यों बदल देना चाहती थी, ये। और वन अधिनियम, इसको लेना है यहाँ से। फिर और आगे देखते हैं। बस इतना ही रखना है इस चैप्टर में। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जाते हैं। अब ज्योग्राफी में आप लोग आ चुके हैं, कहाँ आए हैं, ज्योग्राफी में। भारत आकार और स्थिति में, इनमें से देखो ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब पढ़ना है। जनसंख्या कितना है, क्षेत्रफल कितना है भारत का, राज्यों की संख्या कितना है भारत में, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है, ये सब जो भी है ना, इससे आप क्या करेंगे, लिखेंगे, ये याद कर लेंगे। याद अपना माइंड समझ के याद करना, क्या दिक्कत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में फंसते हैं ये सब पढ़ के ही जाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही से तैयारी कर लेना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सही है ना, इसका आंसर भी यहाँ पर दिए होंगे, उसको देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 3 वाला देखते हैं। इनमें से 1 नंबर ये क्वेश्चन, दूसरा ये क्वेश्चन, तीसरा ये क्वेश्चन। 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। इसमें से 2 नंबर, 2 3 नंबर में मैंने आपको दिया है, 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। 5 अंक वाले में बताता हूँ आपको। 2 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, बस ये 2 क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अब जाते हैं। आंसर मिला लीजिएगा जिसके जिसके पास आंसर होंगे, यहाँ पे है ना। दूसरा चैप्टर है आपका भारत का भौतिक स्वरूप, और यहाँ पे जो हिमालय पर्वत है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान, द्वीय समूह, इन सबको भी आपको देखना है। और ये जो है ना, खास करके ये सब चीज़ को पढ़िए,
है ना, पूरा रीड करके तब आगे बढ़िए, ये सब रीड कीजिए, है ना। हिमाद्री, हिमालय, हिमाचल, शिवालिक, ये सब इम्पोर्टेंट में से एक है। पढ़िएगा ना तब तो समझ में आएगा ना, क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा, क्वेश्चन आंसर बना पाएंगे। तो इसको सही से आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो हमको तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना है, लेकिन पढ़ना ये आपका धर्म है। ये अगर आप नहीं पढ़ते हैं फिर ये गलत करते हैं आप। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे तो उसका आंसर कहाँ से, आंसर दिमाग में कैसे आएगा जब पढ़ेंगे नहीं। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, इसका तो ये बहुत सारे हर साल इससे क्या करे जाते हैं, प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए जाते हैं एग्ज़ाम में। हर साल एग्ज़ाम में नहीं, मतलब एग्ज़ाम होने से पहले प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए जाते हैं हर साल। अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, भारत की प्रमुख भौतिक आकृतियाँ हैं ये सबको देखिएगा चित्र को। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कर लेंगे आप लोग, आंसर भी आपका इनका मिल जाता है इनमें से। फिर हम लोग आते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न में। ये लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लगातार, और उसके बाद 6 नंबर नहीं 7 नंबर लीजिए बस। अब 5 नंबर में आपको बताता हूँ। 2 नंबर वाला क्वेश्चन लीजिए, 5 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर। उसके बाद इसका काम खत्म, नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा, अफवाह। क्या है, अफवाह, और ये चैप्टर 3 है। अफवाह क्या कहते हैं, अफवाह क्या है, अमेजन क्या है, भारत में गंगा नदी, जल विभाजक, ये सब आपको देखना है। देखने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। ये सब आपका फर्ज है भाई, नहीं देखेंगे तो आपका गलती है। हम तो क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, आपका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब आपको देखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी देखना है आपको। चलिए 2-3 नंबर में आप क्वेश्चन को मिला लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी और नदियों के आर्थिक महत्व, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे ले लीजिए। फिर 5 नंबर में मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन लेना है 5 नंबर में, और यहाँ पे आपको ये 3 नंबर का क्वेश्चन लेना है, 3 नंबर सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन लेना है। और यहाँ पे कोई भी नहीं, अपने नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्या, जलवायु, अध्याय 4 जलवायु। तो इसको भी देख लेते हैं। इनमें से आपको पढ़ लेना है, ये तो आपका काम है पढ़ना, पढ़ लीजिए सही से। पढ़ लीजिए सही से। जिसके पास बुक नहीं है पीडीएफ मुझसे ले सकते हैं फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 नंबर में आप फटाफट मिलाइए, उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे और दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ बताऊँगा, क्वेश्चन नंबर 2-3 में ये क्वेश्चन ले लिए। फिर 5 वाले अंक प्रश्न में चलिए। इसमें से आपको बताना है ये 2 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, 2 नंबर और 4 नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर, आंसर भी मिला लीजिएगा आप लोग फटाफट। आपका आया क्या, अध्याय 5, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो वनस्पति क्या है, देशज होते हैं वनस्पति, विदेशज भी होते हैं, ये सब देखना है। और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब देखना आपका काम है भाई, बढ़िया से देख लीजिएगा, मन लगा के सही से समझिएगा, पढ़िएगा अच्छा से। हम इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं आपको। औषधीय पौधे क्या होते हैं, ये सब देखना है। वन्य जीव, ये 1 नंबर वाला प्रश्न जब ये पढ़ लेंगे ना, 1 नंबर वाला प्रश्न ऑटोमेटिकली आपका बनेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक भी नहीं छोड़ना है, देखना सही से है। इसमें से 2 नंबर क्वेश्चन आपको मैं टिक लगा दे रहा हूँ। जैव विविधता लेना है, सेवन नंबर लेना है इसमें।
और 10 नंबर लेना है, बस इतना ही। अब हमको नेक्स्ट चैप्टर में जाना है। आंसर भी मिला लीजिएगा, आंसर भी दिया है आप में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट चैप्टर आपका जनसंख्या आ जाता है, चैप्टर 6 यहाँ पे। और जनसंख्या में आप लोग देख लीजिए, भारत की कुल जनसंख्या कितना है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ये सब देखो कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है, तो बुक में जो रहेगा वो तैयारी करना है ना आपको, अभी के अनुसार नहीं है, 2011 के जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। किशोर जनसंख्या क्या होता है, इसको भी देखना है, एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, है ना। चलिए, जनसंख्या वृद्धि, परिवर्तन की प्रक्रिया, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये सबको देखिए। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ भी देखिएगा। चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें से आप लीजिएगा 3 नंबर और 4 नंबर, फिर 5 नंबर में आप जो लेंगे ना 3 नंबर और 1 नंबर, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर, आंसर मिला लीजिएगा। आंसर आप में है राजनीतिक विज्ञान, अब कौन सा आया, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अध्याय 1 में है क्या, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, तो ये पढ़िएगा, इसको पढ़ने वाला है, एक कहानी समझने वाला। ये लोकतंत्र हम लोग जानते हैं ना, हैं, लोकतंत्र क्या है। ये भी ये क्या हो रहा है, वोटिंग चल रहा है हमारे दिल्ली में ना, नहीं देख रहे हैं, नहीं चल रहा है। और क्या कहते हैं वो, कोई कह रहा है हम केजरीवाल को वोट देंगे, कोई कह रहा है कि हम बीजेपी को वोट देंगे, कोई कह रहा है मोदी को वोट देंगे हम, ठीक है, कोई कह रहा है आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, कोई कांग्रेस, बहुत लोग हैं, बहुत लोग लड़ रहे हैं। अब देखो, जो हमारे ख्याल से जो सबसे बेस्ट हो ना उसे ही बनाना चाहिए, जो भविष्य को देखता हो। घोटाला जो करता हो वो हम लोग सब जानते हैं, घोटाला कौन करता हो। अभी ये कुछ पैसा के लालच में हम वोट अभी नहीं दे देंगे, या पैसा दे रहा है तो हम वोट देंगे, नहीं, सही क्या कहते हैं उम्मीदवार को चुनना है और उसे जिताना है। तो इसमें से आप राजनीतिक वाला ही बातें आएगा, पढ़िएगा इसे सही से, पढ़ेंगे सही से ना समझ में भी आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो समझ में क्या आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2-3 अंक वाले प्रश्न, 2-3 अंक वाले प्रश्न में देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट, थर्ड, 6 नंबर। देखो ये 2-3 वाले प्रश्न देख लिया आपने। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक वाले प्रश्न, इनमें से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तभी तो 4 नंबर और 3 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम इस बार के लिए इम्पोर्टेंट में कह रहा, ये नहीं कि हमेशा के लिए। मैक्सिको के चुनावों में PRI की भूमिका, समकालीन दुनिया में लोकतंत्र, फर्स्ट क्वेश्चन ये, और दूसरा 4 नंबर ले लीजिए, और 7 नंबर चीन वाला। यहाँ पे एक क्वेश्चन और छूट रहा है हमारा इम्पोर्टेंट 11 नंबर का, गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ समान लक्षण लिखिए, हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका आ जाता है संविधान निर्माण के, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग याद रखने योग्य जो बातें हैं, यानी कि ये सब जितने भी बातें हैं इसको सही से आपको पढ़ना है ना, सही से पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, तो इसे कैसे करेंगे, संविधान की आवश्यकता या महत्व, कार्य, इनका ये सब बता रहा कौन, ये एक करके आप लोग कर सकते हैं। नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करना, सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकना, है ना, यही तो होता है संविधान के कार्य। ये सब सभी संविधान के कार्य है, तो कितना अच्छा से बनाए हैं, इसे आप लोग लिख के याद कर लें। यहाँ पे परिस्थितियाँ हैं, ये सबको अच्छा से कीजिए, परिस्थितियाँ में क्या लिखा हुआ है इसे अच्छा से पढ़ें। और यहाँ पे लिखा हुआ है संविधान निर्माण, संविधान निर्माताओं के समक्ष अनुकूल परिस्थितियाँ क्या था, तो ये अनुकूल सब, ये सब जितने भी है अनुकूल परिस्थितियाँ से पढ़ें।
कि सही से। तो इतना तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, खुद से पढ़ें। तो संविधान सभा, याद रखो, संविधान सभा चुने गए प्रतिनिधियों के वह सभा जो लिखने का कार्य करती है। भारतीय संविधान सभा के लिए जो 19 जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई थी, दिसंबर। ठीक है, अब ये सब आप खुद से पढ़िए, संविधान के बारे में सही से पढ़िए लेकिन, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट यहाँ पे बातें हैं, सभी इम्पोर्टेंट बातें हैं। हम भारत के लोग, प्रभु संपन्न, ये सब यहाँ सबका अर्थ अलग अलग दिया है। देखो, इसका क्वेश्चन भी बन जाता है, हम भारत के लोग, यह इसका अर्थ यह है कि भारत के संविधान का निर्माण अपनी जनता के लिए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाने वाला, ना किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। हम भारत के लोग, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनाया है ना संविधान में, प्रभुत्व संपन्न क्या है, इस पॉइंट को समझिए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सबका अलग अलग बातें बताया है। कितनी अच्छी बातें हैं। तो ये सभी पढ़िए। लोकतंत्रात्मक क्या है इसमें, संविधान में गणराज्य क्या है, संविधान में न्याय की क्या बात है, संविधान में, सभी को पढ़िए। उसके बाद आपका ये 1 नंबर या क्वेश्चन बन जाएगा पढ़ने के बाद। चलिए बताते हैं। इसमें से आपका 2 नंबर इम्पोर्टेंट है, संविधान के प्रमुख कार्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप देखेंगे। ओके, संविधान क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है, तो ये देख लीजिए। संविधान, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, ये पूछ लिए जाते हैं, इन्हें देख लीजिए स्टूडेंट्स। उसके बाद आप लोग फटाफट मिला लेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, क्वेश्चन आंसर मिलाइए। हम आते हैं तीसरा, है ना, अध्याय इसमें 3, चुनावी राजनीति। तो ये पता है क्या हो रहा है, चुनावी राजनीति। इसे भी आप वही काम करेंगे, पढ़ेंगे पूरा तरह से, पूरा रीड करेंगे पहले, है ना, जो भी देखेंगे इन सब चीज़ों को देखेंगे, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये सब आपका काम है। मैं क्वेश्चन बताने का मैं काम कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना आपको, ये सब आपका काम है, आप तो कीजिए। चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर टिक लगाइए। विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंद्विता किस तरह लोगों को लाभ पहुँचाते हैं, ये लीजिए। फिर आपको लेना है यहाँ पे 8 नंबर, लोकतंत्र में ना तो यह संभव है और ना ही ये जरूरी है कि लोग सीधे शासन करें। कारण देकर कथन स्पष्ट कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट में से एक है। फिर आगे अगर जाएंगे, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग तैयारी कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ नीचे आते हैं। भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, 7 नंबर। भारत चुनाव को लोकतांत्रिक क्यों माना जाता है, इसे भी लिख लीजिए। बाकी यहाँ पे एक हरियाणा वाला क्वेश्चन ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलो ये हो गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर भी हैं कुछ क्वेश्चन के यहाँ पे। अध्याय 4, संस्थाओं का कामकाज। क्या स्टूडेंट, संस्थाओं का कामकाज। तो यहाँ पे आप देखिए, इसे अच्छा से पढ़ लीजिए, क्या क्या कामकाज होता है संस्थाओं में, है ना। एक राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। तो राष्ट्रपति, सबसे ऊपरी सदन को राष्ट्रपति कहते हैं ना, राज्यसभा नीचे मध्य सदन में, मतलब बीच में ही है वो, लोकसभा सबसे निचली सदन को लोकसभा कहते हैं। तो ये सब आप पढ़िए, ये सब जो है ना यहाँ पे जो लिखा हुआ है इन सब के बारे में, सब पढ़िए। चलिए, ये सब पढ़िए। संसद क्या है, ये सब पूरा इम्पोर्टेंट सब बात है। यहाँ पे फिर अलग अलग से बता दिया है ना लोकसभा में, यहाँ पे लोकसभा के बारे में कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, कार्यकाल कितनी होती है, ये सब बता दिए, सब पढ़िए। उसके बाद यहाँ आगे बढ़िए। फिर राज्यसभा के बारे में बता रहे हैं, राज्यसभा क्या होता है ना, पूरा इसके बारे में पढ़िए। फिर कार्यपालिका है, सबके बारे में पढ़िए, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा, है ना। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ बताए हैं कि राष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं, क्या शक्तियाँ होते हैं, उनके पास क्या पावर होती है, ये सब पढ़िए। फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन आए, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। ये सब आप पढ़ लीजिए।
और ये पढ़ने के बाद बन जाएगा क्वेश्चन आंसर। फिर आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आ जाइए। कार्यपालिका के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है, ये बताना है। गठबंधन सरकार क्या है, ये बताना है। सरकार की जिम्मेदारियों का वर्णन करें। मंत्रिपरिषद का वर्णन करें। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों का वर्णन करें। संसद का वर्णन करें। उसके बाद फिर इसके बाद आंसर भी है, इसे आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चंस है ना, हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं लोकतंत्र, इस पे अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार में। तो वो वही काम करना है। क्या अधिकार है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार दिए हैं देख लो, 1 2 3 4 5 6। तो ये छः मौलिक अधिकार को लिख लीजिए, है ना, कि मौलिक अधिकार कौन कौन है। देखो क्या क्या अधिकार दिए हैं। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, ये सब अधिकार है, इसे याद कर लीजिए। अगर लिखने के लिए कहा जाएगा कि 5 मौलिक अधिकार बताओ, तो ये आप इनमें से कोई भी 5 बता देना है। समानता का अधिकार में क्या क्या आते हैं पढ़ लीजिएगा। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या आते हैं, ये मौलिक अधिकार कहीं अनुच्छेद भी दे दिया है यहाँ पे लिख के, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, इसमें क्या है नहीं है ये भी दे दिया है। स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया है अनुच्छेद 9 के अनुसार, अनुच्छेद 19 के अनुसार, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार क्या होते हैं ये सब पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा अनुच्छेद आते हैं देख लो, अनुच्छेद 23 आते हैं, 24 आते हैं, इनमें से क्या क्या बातें हैं इसे पढ़िए समझिए, फिर तो पता चलेगा। सभी का अधिकार अलग अलग लिख दिया है इसमें। फिर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए पढ़ने के बाद। अच्छा से पढ़ेंगे तभी तो क्वेश्चन बनाएंगे। अब अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ इसमें से। नंबर 1, नंबर 2 क्वेश्चन बनाया। ट्वेल्व नंबर, 13 नंबर। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। तीसरा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार को स्पष्ट करें। उसके बाद इम्पोर्टेंट, अब यहाँ से कुछ नहीं दूंगा मैं क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब आता है अर्थशास्त्र। क्या आता है स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र, है ना। अध्याय 1 है इसका, पालमपुर गांव की कहानी। तो इसमें ये कि मैं सजेशन देना चाहूँगा, इसका एक एनिमेशन वीडियो यूट्यूब में अपलोड है। इस वीडियो को, इसमें आपको सिर्फ ये बोलना है पालमपुर गांव की कहानी। तो पालमपुर गांव की कहानी जब बोलेंगे आपके सामने एक ऐसा वीडियो आएगा जो आपके माइंड को बूस्ट करेगा, मतलब ये पूरा कहानी समझा देगा। जब कहानी समझ जाएंगे, इससे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ना, आप आराम से जवाब दे पाएंगे। इसलिए इसका यूट्यूब का एनिमेशन वीडियो देख लीजिए, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और आराम से आप जवाब दे पाएंगे। तो है यूट्यूब में वीडियो, उसे देखिए, है ना, एनिमेशन वाला वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मिला लिए 3, इनमें से मिलाइए। हरित क्रांति, है ना, और दूसरा नंबर कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए संचित क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं, कारण दीजिए, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। फिर आपके आगे देखो, अब यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, कहानी को आप लोग देख लेंगे जैसे मैंने आपको बोला। दूसरा है संसाधन के रूप में लोग, अध्याय 2 मानव पूंजी क्या है, मानव पूंजी निर्माण, ये सब पढ़िए अच्छा से। ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है, ये तीनों क्षेत्र को पढ़िए।
महिलाओं की श्रम बाजार में स्थिति क्या है, ये दोनों को पढ़िए अच्छा से, है ना। पढ़िए, स्थिर होके पढ़िए अच्छा से। बेरोजगारी के प्रकार, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, पढ़िए सब। राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य, बेरोजगारी के परिणाम। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर भी है, मिला के आप इसे लर्न कर लें। अब लीजिए क्वेश्चन, महिलाओं के घरेलू कार्य की राष्ट्रीय आय में मान्यता क्यों नहीं दी जाती। फिर मौसमी बेरोजगारी क्या है, इसके बारे में दोनों याद करेंगे यहाँ से। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, 2 क्वेश्चन। उसके बाद बस इतना ही। उसके बाद आइए आप, निर्धनता एक चुनौती। कौन चैप्टर में है, निर्धनता एक मतलब गरीबी। गरीबी क्या है, एक प्रकार की चुनौती है। गरीबी क्या है, एक प्रकार की चुनौती है, तो वही है निर्धनता एक चुनौती। इसको आप सही से पढ़ेंगे। शहरी निर्धनता क्या होता है, ग्रामीण निर्धनता क्या होता है, पढ़िए। निर्धनता रेखा क्या होता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोटिवेट होने वाला है ये सब। अच्छा से इसे देख लीजिए एक बार, फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। नंबर 2, भारत में गरीबी संबंधित विभिन्न मुद्दे हैं, 2-3 मुद्दे के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। नंबर 4 और नंबर 6। नंबर 6, तो उत्तर ही है, हो गया। अब दूसरा चैप्टर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका भारत में खाद्य सुरक्षा। तो इसमें भी वही करना है आपको, ये सब पहले देख लेना है, ये सब देख लेना है, देखने के बाद आगे बढ़ना है, पढ़ते जाना है सब अच्छा से। अब देखो यहाँ क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा के आयाम की व्याख्या करें। भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे निश्चित की जाती है। तो ये क्वेश्चन लीजिए, एमएसपी का क्या अर्थ है, यह खाद्य सुरक्षा में कैसे मदद करता है। 5 लीजिए, मौसमी और पुरानी भूख के बीच अंतर। चैप्टर में 2-4 जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसे ले लीजिए आप, और भी मन कर रहा है लेने का ले लीजिए। मैं जो भी वैसे टिक लगाया है वो इम्पोर्टेंट में ही है। अब यहाँ पे आपका सैम्पल पेपर आ जाता है। तो ये सब करने के बाद आप चाहेंगे ना, सैम्पल पेपर कीजिए। सैम्पल पर कीजिए, इससे क्या होगा, आपको पास एक्सपीरियंस हो जाएगा कि भाई ऐसे देना है एग्ज़ाम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ऐसे तैयारी करना है आपको, ये सोच बन जाता है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब क्वेश्चन पेपर आप खुद से देखें और तैयारी करें। एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा है। अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जाने से पहले स्टूडेंट्स बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।